चलिए, तो आप लोग देखेंगे हिंदी गोधुली भाग 2 कक्षा 10 पेज नंबर 38 और जो पाठ का नाम है बच्चों वो है नागरी लिपि। अब नागरी लिपि के बारे में पेज नंबर 35, पेज नंबर 36, पेज नंबर 37 हम लोग पढ़ चुके हैं और लेखक परिचय भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो लेखक परिचय और ये पेज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पेज देखेंगे 38। बच्चों लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, एक एक शब्दों का अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम के लिए टेंशन न लो, अगर ज्ञान होगा तो एग्जाम में भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करो। कह रहा है लेखक कि नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ से? नेपाल से और भारत के बहुत जैन भंडारों से। कौन भंडार से? ठीक है, जैन एक संप्रदाय है, ठीक है, एक धर्म है, वहां से उनके धर्म स्थलों से। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं, ठीक है ना, मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही हैं। कौन कौन भाषाएं जन्म ले रही हैं? मराठी, बांग्ला, ठीक है, ये सारी चीजें भी क्या ले रही हैं? जन्म ले रही हैं। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लगे हैं। इन भाषाओं के दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा, दक्षिण तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ठीक है ना, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लगे हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार किया जाता था। बहुत ज्यादा मात्रा में नागरी लिपि का भी व्यवहार किया जाता था। कहाँ? दक्षिण भारत में। वहाँ हालांकि ब्राह्मी लिपि भी जो है उसका भी विकास वहाँ पे हो रहा था। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समानगढ़ दानपत्र 1754 ईस्वी है तथा दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। यह राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खानादेश विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उनका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासनकाल में एलोरा, प्राचीन एलापुर, वेरुल में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मालखेड़ की नींव डाली। अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 850 ईस्वी ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। इतिहास से संबंधित बातें यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा और कुछ लोगों ने इस नागरी लिपि के, कुछ राजाओं ने इस नागरी लिपि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतिहास से संबंधित कुछ बातें, ठीक है ना। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोणक प्रदेश में सिलाहारो राज्य स्थापित हो गया। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया। इन सिलाहारों में जो है अनेक लेख नागरी लिपि में मिले हैं, ठीक है। देखिए 800 ईस्वी की बात हो रही है, 850 ईस्वी, ठीक है ना, की बात हो रही है। वहाँ पे 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लगे। 11वीं सदी से नागरी लिपि में जो मराठी भाषा है उसके लेख किस लिपि में? नागरी लिपि। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी भाषा ही नागरी लिपि में लिखी जाती है, बल्कि मराठी भाषा भी नागरी लिपि, जैसे नेपाली भाषा किस में लिखी जाती है? नागरी। पढ़ तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। पढ़ क्यों सकते हैं? क्योंकि नागरी लिपि में लिखा। लेकिन आमी कहते है ना, वहाँ पे लिखा था कि नेपाल में स्वागत गर्दऊं, ठीक है। अब नेपाल में स्वागत गर्दऊं ये तो पढ़ लिए क्योंकि नागरी लिपि में लिखा था। अब उसका अर्थ दिक्कत हो जाएगा। तो वही लिपि आप पढ़ सकते हो क्योंकि हमारी भी लिपि वही है जो नेपाली भाषा की लिपि है। तो लिपि सेम है तो हम लोग पढ़ सकते हैं, बट अर्थ निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सिलाहार शासक केसीदेव, किसने? केसीदेव प्रथम तथा शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरी है। देखिए संस्कृत और मराठी भाषा में लिखी गई है लेकिन उसकी लिपि क्या है? नागरी। लिपि और भाषा दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। लिपि और भाषा दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। जिसमें भाषा को लिखित रूप दिया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। क्या जी विनय?
जग गए क्या, ठीक है, जग गए दिन है, ठीक है ना। परंतु दिव्य आगरा रत्न जिला ताम्रपट पूर्णतः मराठी में है, इसे मराठी का आद्यलेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपट 1060 ईस्वी का है, 1060 ईस्वी का मराठी भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसकी भाषा क्या है, नागरी है। कौन भाषा है, इसे लिपि क्या है इसकी, नागरी। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान जैनों का एक प्रतिष्ठित स्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगराजे सुताले करवियले, ठीक है, श्री गंगराजा ने परकोटा बनवाया। अब देखिए यहाँ पे भाषा कुछ अलग है, कुछ अलग भाषा में लिखा गया, लेकिन इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका हिंदी का हो गया श्री गंगराजा ने परकोटा बनवाया। इसको लिखा कैसे गया था, श्री गंगराजे सुताले करवियले, ठीक है, तो इसका जो है यह हिंदी हुआ। एक अन्य नगरी लेख में लिखा है श्री चाउंडराजे करवियले, ठीक है। यह लेख दक्षिणी शैली की नागरी लिपि में है। देवगिरी के यादव राजाओं ने नगरी लिपि में बहुत सारे लेख मिले हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेखों में भी नागरी लिपि में है। चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में, ठीक है ना। चलिए इतिहास से संबंधित बहुत सारी बातें हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। उड़ीसा, उड़ीसा कहा जाता था कलिंग प्रदेश पहले में। ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वारगुण ने पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है, ईसा की 9वीं सदी का है, ठीक है ना। बारिश की छोटी छोटी बूंदे, ठीक है ना, आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। का बारिश का मौसम आया, जून जुलाई से तो शुरू होता है ना हमारा मानसून, तो अप्रैल तो बीत रहा है, तो जून स्टार्ट होगा क्या? अच्छा, मई के बाद क्या होता है, जून, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मौसम तो बारिश का आएगा ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो बारिश तो थोड़ी बहुत होगी ही। चलिए, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के राजा वारगुण के पलियम ताम्रपत्र मिले, ये तो हो गया था। उत्तर भारत में पहले गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि यह गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी से पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। देखिए यहाँ पे प्रतिहार लिखा है ना, ये राजपूत होते हैं, ठीक है, जैसे हम जो राजपूत हैं, ठीक है ना, हम प्रतिहार राजपूत हैं। तो वहाँ पे जो थे मिहिर भोज महेंद्रपाल, ये जो भी गोत्र के जो राजपूत थे, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग जो राजपूत प्रतिहार हैं, तो वो भी प्रतिहार राजपूत ही थे, ठीक है ना। मिहिर भोज 880-81 ईस्वी की ग्वालियर प्रशस्ति नगरी लिपि संस्कृत भाषा में है, ठीक है ना। धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। कौन? परमार शासक भोज। भोज का नाम सुने हो? सुसुंदर के सर पे रख दो चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, सुने हैं ना आप लोग कई बार, तो वही राजा भोज है अपना, वह बहुत विद्वान थे, ठीक है ना। तो भोज का नाम अभी भी कई सारे लेखों में, कई सारे कहावतों में, कई सारे किंवदंतियों में मिलता है, भोज राजा, ठीक है ना। परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के वंशवाड़ा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के समीप दानपत्र 1020 ईस्वी का है। हमने उन्हीं आरंभिक नगरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो है लेखक कह रहा है कि हमने कुछ लेखों की चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर
नागरिक लेख अंकित कहते, नहीं रामसिंह किसने लिखवाया था, अकबर ने लिखवाया था ना, अपने सिक्के पे रामसिंह लिखवाया था। एक बार पढ़िएगा ना तो सारा चीज पुरान का भी क्लियर आपका हो जाएगा। तो बच्चों यह एक ऐसा पाठ था, ऐसा चैप्टर था जिसने आपकी लिपि के बारे में समग्र ज्ञान देने का क्या किया, प्रयास किया, ठीक है ना। तो इस तरह यह चैप्टर जो है आज समाप्त होता है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, लिखा है गुणाकर मूले ने, और एक एक लाइन पढ़ करके हमने इसको क्या कर लिया, समाप्त कर लिया, ठीक है। पाठ अगर समझने हैं तो आपको पुराने वाले वीडियो भी बहुत बढ़िया से देखने होंगे, और यह वीडियो देखेंगे तो आपका संपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा। और नेक्स्ट जब वीडियो लेके आएंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है हम लेके आएंगे, जिसमें एक एक क्वेश्चन आंसर भी आपको समझा दिया जाएगा, न कि रटवा दिया जाएगा, ठीक है। इतना ही चंद शब्दों के साथ अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।